एक बार फिर से सभी मित्रों को सैल्यूट इंडिया और नमस्कार। समायोजन के पार्ट फर्स्ट में हमने रीड के जितने भी पिछले क्वेश्चन हैं जो समायोजन टॉपिक से संबंधित थे उनका बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हमने विश्लेषण किया था। ठीक है, और आज हम जानेंगे समायोजन के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो विभिन्न टेट एग्जामों में आ चुके हैं। ठीक है, तो मित्रों पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इसी चैनल के फेसबुक पेज पर हर रोज़ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं और उनका आंसर आपको दूसरे दिन दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की स्लाइड आपको हमारे फेसबुक पेज में मिल जाएगी, उस पर आप जाकर देखें और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उनको आप वहाँ पर एनालिसिस करें और बहुत सारे नोट्स अवेलेबल वहाँ पर करवाए जाते हैं। ठीक है, तो आज का 11वां हमारा नंबर क्वेश्चन है मित्रों, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। जी, रक्षा तंत्र किस में सहायता करता है? आर्टिकल 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हिंसा से निपटने में करता है, दबाव से निपटने में करता है, थकान से निपटने में करता है, या फिर अजनबियों से निपटने में करता है। जी, रक्षा तंत्र क्या होता है? तो जो अपना तनाव होता है, जो अपना दबाव होता है, जो अपने में डिप्रेशन होता है, उसको अप्रत्यक्ष ढंग से समाप्त करने की जो हमारी कोशिश होती है उसे रक्षात्मक तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी मित्रों बहुत आपका शानदार क्वेश्चन है और ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहेगा अंत तक और वीडियो को स्किप कतई ना करना क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बगनासा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण होता है। अजी, बगनासा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण क्या होता है? असंगत आवश्यकताएं होती है ना। असंगत यानी आपकी संगत आवश्यकताएं नहीं, जितनी आपकी औकात नहीं उससे ज़्यादा कोई सोच पाता है। ठीक है, तो वो काम तो करना चाहिए पर आवश्यकताएं जो अपनी है नहीं उनके बारे में सोच लेना अस्त व्यस्त रूप में, ये नहीं है। ठीक है, मानसिक संघर्ष होता है क्या? परिस्थितियाँ होती है बगनासा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण, या फिर नैतिक आदर्श होते हैं। तो मित्रों अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से सोचते समझते हैं ना तो आपका आंसर राइट हो सकता है ऑप्शन बी। मानसिक जो संघर्ष होता है ना, मतलब ये भी कर लूँ वो ना कर लूँ, ये मुझे मिल जाए वो मिल जाए, तो ये बगनासा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण हो सकता है, मानसिक संघर्ष। ओके, बात ये होती है। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, प्रतिरक्षा प्रक्रिया है। अजी, प्रतिरक्षा जो प्रक्रिया है वो क्या है? चेतन व्यवहार है, प्रत्यक्ष विधि है, या फिर न्याय संगत एवं तार्किक है, या फिर व्यक्तित्व का रक्षात्मक कवच है। जो प्रतिरक्षा तो हमारी होती है ना वो क्या है? व्यक्तित्व का रक्षात्मक कवच है। क्या है? व्यक्तित्व का रक्षात्मक कवच है। ठीक है, मतलब किसी न किसी प्रकार से अपने आप को बनाए रखना। ओके, तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, ये क्वेश्चन है जरा गौर फरमाना, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? अजी, कौन सा मेल सही नहीं है? अंतर्मुखी, स्वयं अपने अपने में रहने वाले व्यक्ति अंतर्मुखी होते हैं, ये तो बात बिल्कुल सही है। प्रक्षेपण, अपनी गलती दूसरों पर डालना, वाह ऐसा होता है बिल्कुल, प्रक्षेपण करना ये तो होता है। ठीक है, प्रतिगमन करना, ये मैंने आपको पिछले वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इन चीज़ों को मैंने क्लियर किया वहाँ पर। तो प्रतिगमन क्या होता है? पुरानी आदतों में लौटना, बिल्कुल सही है। युक्तिकरण, अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना, तो ये नहीं है साथियों, ये नहीं है। ठीक है ना, ये तो स्थानापन्न है। क्या है? स्थानापन्न है। ठीक है, तो इसका तो स्थानापन्न हो गया। तो युक्तिकरण क्या होता है? युक्तिकरण होता है कि जो अपनी अगर कोई विफलता है उस विफलता के विरुद्ध में हम क्या दे देते हैं? कोई तर्क दे देते हैं, जैसे कि अंगूर खट्टे हैं, नींबू मीठे हैं। ठीक है, इस प्रकार की युक्ति दे देना ताकि दूसरे को लगे वास्तव में तर्क तो सही दिया इसने। इसे तार्किकरण भी बोलते हैं, इसे परिमेयकरण भी बोलते हैं, इसे विवेकीकरण भी बोलते हैं। ओके, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट है मित्रों। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका सामने इस प्रकार है, व्यक्ति असफलता, दुख, पीड़ा को बलपूर्वक भुलाने का प्रयास करता है कि चल रहे ऐसे छुटकारा पाना है, हमें मुझे भूलना है, मुझे इस चीज़ को भूलना है। तो प्रतिगमन होता है क्या? नहीं। तादात्म्यकरण होता है क्या? या फिर ये क्या होता है? प्रक्षेपण होता है या फिर दमन होता है? तो मित्रों इसका जो ऑप्शन राइट होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। कौन सा? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर बलपूर्वक हम किसी चीज़ को भुलाना चाहते हैं तो दमन होता है। क्या होता है? दमन होता है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, शिक्षक के कुसमझन को प्रकट करने वाला उदाहरण है। अजी, कोई जो गुरुजी हैं, अगर गुरुजी कुसमझित हैं तो किस प्रकार का कार्य करेंगे? देखो, शिक्षक द्वारा मित्रों में दोष निकालना कि मेरा स्टाफ ऐसा नहीं है, मेरा स्टाफ ऐसा नहीं है, वो सही नहीं है, फलाने ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं, तो ये दोष निकालना, क्या वो कुसमझित है? ये चीज़ कहते हैं। उनके आत्मविश्वास में कमी है, बिल्कुल सही है। छात्रों के साथ अगर वो क्रूर व्यवहार कर रहे हैं तो बहुत ही गलत काम कर रहे हैं, वो कुसमझित बंदे हैं। ठीक है, तो ये जो सभी उदाहरण हैं ये एक शिक्षक के कुसमझन को
प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक कि अगर इस प्रकार का व्यवहार अगर कोई भी बंदा करे ना, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं कुसामाजित है, वो अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। 17 नंबर क्वेश्चन है, कुसामाजित बालक प्रसन्नचित होते हैं। अजी क्या बात कर दी, कोई बच्चा कुसामाजित है वो प्रसन्नचित कैसे रहेगा, नहीं रह सकता। पढ़ने में तीव्र होता, अजी नहीं। अगर कोई कुसामाजित बच्चा है जो अपने आवश्यकताओं या फिर अपने वातावरण से समायोजन स्थापित नहीं कर पा रहे, वो प्रसन्नचित नहीं रह सकता, वो तीव्र गति से नहीं पढ़ सकता, वो पूर्ण स्वस्थ भी नहीं रह सकता, वो तनाव युक्त होता है। वो कैसा होता है, तनाव युक्त होता है, मतलब तनाव से ग्रसित होता है वो। ओके, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट है आपका। भाई इस क्वेश्चन को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से समझने की कोशिश करें कि कुसामाजित बालक है, कोई बच्चा है वो कुसामाजित है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा बच्चा कुसामाजित है? ऐसा बच्चा जो प्रसन्नचित रहता है वो कुसामाजित होता है क्या? नहीं होता, वो तो सामाजित होता है। पढ़ने में अगर तीव्र है बच्चा, ठीक है, मतलब जो अधिगम क्षमता है उसकी वो बहुत ही बेहतरीन है, तो क्या बच्चा कुसामाजित है? ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑप्शन तो नहीं बोला ना भाई बच्चा कुसामाजित नहीं है ना, पूर्ण स्वस्थ है, यानी शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट है ना, खिलाड़ी अच्छा सा, तो वो भी तो कुसामाजित नहीं है ना। तनाव युक्त है ना, तनाव से ग्रसित कोई बच्चा तनाव युक्त है, ठीक है, तो वो क्या है, कुसामाजित है। क्या है, कुसामाजित है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट है। तो इस ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा गौर से समझने की कोशिश करनी। बिल्कुल इसकी जो शब्दावली होती है ना, वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज कर देती है। समायोजन नहीं कर पाने का कारण है, क्या कारण है? समायोजन स्थापित नहीं कर पा रहा है कोई व्यक्ति, तो उसका कारण क्या है, उस कारण को हमें पकड़ना है। कुंठा है, तनाव है, द्वंद्व है, या फिर उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, क्योंकि तनाव भी होती है असमायोजन का कारण, या फिर कुसमायोजन का कारण। तनाव भी होता है, कुंठा भी होती है, द्वंद्व भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी मित्रों बिल्कुल राइट है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार में है, ये क्वेश्चन है थोड़ा फैक्चुअल है, इस बात को ध्यान रखना कि दमन वह प्रतिक्रिया है, दमन वह प्रतिक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी चेतना से उन विचारों तथा आवेगों को हटा देता है जो चिंता को उत्तेजित करते हैं। ये कथन किसका है? बर्नार्ड का है, फ्राइड का है, विलियम जेम्स का है, या फिर मैकडूगल का है? तो मित्रों चेतना की बात कौन करता है? चेतना की बात करते हैं हमारे सिगमंड फ्राइड। कौन करते हैं? सिगमंड फ्राइड। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है। कौन सा? ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट है। ठीक है, उन्होंने क्या कि दमन के बारे में एक चीज़ कही है कि अगर व्यक्ति अपनी चेतना से उन विचार और आवेगों को हटा देता है जो चिंता को उत्तेजित करते हैं, ऐसी बातें जो उसकी चिंता को बढ़ाती है, उनको क्या करता है, वो अपने चेतन मन से हटा देता है और वो चीज़ें अचेतन मन में चली जाती है। ठीक है, और जो चीज़ें अचेतन मन में चली जाती है वो कभी ना कभी बाहर जरूर आती है। तो दमन के बारे में फ्राइड ने ये कहा है। ऑप्शन बी मित्रों आपका राइट है। ठीक है, जो भी साथी फेसबुक लाइव देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करें, द्विवासोपन किसकी एक सामान्य समस्या है? द्विवासोपन होती है ना, वो एक सामान्य समस्या किसकी है? मतलब ऐसे कौन है जो दिन में सपने देखते हैं? अरे बहिर्मुखी है क्या, अपराधी बालक है क्या, रचनात्मक बालक है, या फिर प्रतिभाशाली बालक है? इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएं। क्या है द्विवासोपन किसकी एक सामान्य समस्या है? तो समस्या तो हो गई ना भाई, ज़्यादा द्विवासोपन देखने वाले कौन होते हैं? बहिर्मुखी होते हैं क्या, या फिर अपराधी बालक होते हैं, रचनात्मक होते हैं, या फिर प्रतिभाशाली बालक होते हैं? तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, वो और वो। ठीक है, बहिर्मुखी ज़्यादा बोलते हैं ना। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है। बिल्कुल साथियों, समायोजन ये तो होता है अनुकूलन करना किसी भी परिस्थिति को, है ना। तो वो क्या है समायोजन करना, कि अगर कहीं पर चले गए ना तो वहाँ के लोगों के रहन सहन खान पीना, है ना, उस सब को जानकर अपने अपने उनकी तरह ढल जाना, समायोजन कर लेना, उनकी बोली, उनकी जो बोली उनकी भाषा है उसी के प्रति अपना व्यवहार प्रकट करना, वो समायोजन ही तो है। ठीक है, हर प्रकार से समायोजित हम समायोजन करते हैं। अगर घर में कोई स्टडी टेबल नहीं है तो हम किसी मतलब कोई बक्सा है उस या फिर कोई बड़ा बॉक्स है उस पर अपनी बुक रखकर पढ़ते हैं, तो ये समायोजन होता है। ठीक है, तो हम किसको संतुष्ट करते हैं? तो अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं हम समायोजन से। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट है। समायोजन की विधियाँ हैं, तो समायोजन की विधियाँ कौन सी है कौन सी नहीं है? तो देखो विधियाँ दो प्रकार से, एक तो है प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। क्या होती है? प्रत्यक्ष होती है, एक अप्रत्यक्ष होती है। तो प्रत्यक्ष में आती है कि बाधा निवारण, ठीक है,
बाधा निवारण। बाधा निवारण का पश्चात आता है क्या, पहले आपकी प्रत्यक्ष जो विधियाँ होती है उसमें आता है बाधा निवारण आता है। क्या आता है, बाधा का निवारण कर देता। ठीक है, फिर वैकल्पिक रास्तों को चूज कर लेते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन कर लेते हैं। ये उसके बाद में क्या करते हैं, मूल्यांकन और निर्णय ले लेते हैं। ये तो होता है प्रत्यक्ष। और जो अप्रत्यक्ष होती है वो होती है प्रतिगमन भी होती है ना, प्रक्षेपण भी होती है, उदातीकरण भी होती है ना, आत्मीकरण भी कह सकते हैं। और प्रतिगमन होती है, दमन होती है, समन होती है, प्रक्षेपण होती है, अलगाव होती है, और नकारात्मक ये भी होती है, औचित्यकरण भी होती है ना, जिसे वर्गीकरण भी कहते हैं, सॉरी तार्किकरण भी कहते हैं, विवेककरण भी करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट है। ये सभी समायोजन की विधियाँ हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से युक्तियाँ बोल सकते हैं। समायोजन दूषित होता है, हमारा जो समायोजन है वो किससे दूषित होता है, संघर्ष से होता है, कुंठा से होता है, या फिर इन दोनों से होता है, या फिर धन से होता है। तो किसी का समायोजन किससे दूषित होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा मित्रों, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। संघर्ष और कुंठा दोनों से ही समायोजन क्या होता है, दूषित होता है। ठीक, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। ओके, 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, समायोजन की प्रक्रिया है, स्थिर है, स्थानापन्न है, गतिशील है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों समायोजन की जो स्थिति है, प्रक्रिया है, वो कैसी है, गतिशील है। क्या है, गतिशील है। समायोजन गतिशील है, इन्हें हर समय हम समायोजन करते ही रहते हैं। तो ऑप्शन सी मित्रों बिल्कुल राइट है आपका यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, छात्रों को अपना अधिकतम विकास करने में सहायता देने के लिए आवश्यकता पड़ती है। अरे किसकी सहायता पड़ती है, बच्चों को सबसे ज़्यादा विकास करने में हम क्या कर सकते हैं, तो बच्चों को निर्देशन दें, उनसे परामर्श करते रहें, हर बात पर उनको समायोजित करें। तो भाई इसमें हम क्या सहायता कर सकते हैं बच्चों की। तो मित्रों हम बच्चों से अगर कोई परामर्श करते हैं तो बच्चे अपनी आने वाली परिस्थितियों में हर प्रकार से अपने आप को समायोजित रख पाएंगे। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर आपका। ये क्वेश्चन है, किशोर में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है। बच्चे में क्यों द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है किशोर में, समायोजन का अभाव होता है, या फिर उसमें निराशा आ जाती है, या फिर पीढ़ियों का अंतर है उसकी वजह से, या फिर अवसरों की प्रतिकूलता है। भाई क्या है, किशोर क्यों अपने आप से उब जाता है, द्वंद्व उसमें आ जाता है। तो इसका जो आंसर राइट होगा आपका, आंसर राइट है मित्रों ऑप्शन डी। बच्चों के सामने जो अवसर आ रहे हैं उनकी प्रतिकूलता है। ठीक है, सही रूप से उसके सामने अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए बच्चा क्या करता है, बच्चे में द्वंद्व आ जाता है। ठीक है ना। ओके, 27 नंबर क्वेश्चन है, दुआ स्वप्न देखने वाला पसंद करता रहता है। पसंद रहता है क्या, कल्पनाशीलता में, इस तर्क से रहता है, नियंत्रण से रहता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। दिवा स्वप्न किस में पसंद रहता है, कल्पना करने में। भाई वाह मेरी ऐसी गाड़ी होगी, मैं ऐसे बैठूंगा और ऐसे ऐसे घूमने जाएंगे, वो करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। 27 नंबर है, 27 नंबर यही क्वेश्चन है। अच्छा रिपीट हो गया, कोई नहीं, रिपीट तो हो गया जी, बिल्कुल रिपीट हो गया भाई, कोई बात नहीं। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, व्यक्तित्व का कुसमायोजन प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है कुसमायोजन, आक्रमणकारी के रूप में। बिल्कुल हो सकता है कोई व्यक्ति आप पर आक्रमण कर दे थोड़ी सी बात पर, तो बिल्कुल वो व्यक्ति कुसमायोजित हो सकता है। पलायनवादी प्रवृत्ति, यानी उस जगह से दूर चले जाना जहाँ से वो परेशान है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। झगड़ालू प्रवृत्तियों का, बिल्कुल बच्चा या फिर कोई व्यक्ति होता है बार बार राड़ करने लग जाता है, लड़ने लग जाता है, हर किसी से झगड़ा करने लग जाता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन डी मित्रों बिल्कुल राइट है आपका। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा महत्वपूर्ण है, जरा गौर फरमाना कि समायोजन करने वाले व्यक्ति का लक्षण है। अजी क्या लक्षण है, संतुलित रहता है, संतुष्टि एवं सुख, और या फिर समाज के अन्य व्यक्तियों का ध्यान रखता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो व्यक्ति समायोजित होता है वो संतुलन तो स्थापित रखता ही है, सुखी रहता है, संतुष्ट रहता है। ठीक है, और समाज के अन्य व्यक्तियों का ध्यान भी रखता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। चलो हम देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर, बाह्य विषय के गुणों को अपना लेना या दूसरे व्यक्ति के गुणों को अपने व्यक्तित्व में ग्रहण कर लेना। क्या होता है, प्रक्षेपण होता है, तादात्म्य गुण होता है, निर्भरता होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो तादात्म्य करण यानी किसी के गुणों
को आत्मसात कर लेना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है मित्रों, और इसी के साथ आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। तो सैल्यूट इंडिया, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी प्रकार से आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए जाएगी हर एक सब्जेक्ट के, हर एक प्रकरण के। और आप हमारी पिछले कक्षाएं जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। चाहे कोई भी एग्जाम हो, टेट एग्जाम चाहे कोई भी हो, आपके लिए हमारी जो कक्षाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शानदार आपको विश्लेषण दिया गया है। तो मित्रों, आप इस चैनल को शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ, अपने एक भाई और एक बहन को इसे ज़रूर बताएं, ताकि उनका भी बहुत ही बेहतरीन अच्छा वाला भला हो सके। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट इंडिया, सैल्यूट इंडिया, सैल्यूट इंडिया। ओके।